बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, P3 के डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैंडआउट में हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स देखते हैं। सवाल ये कह रहा है सवाल कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एट टाइम टी इज थीटा। और कहता है कि द लिक्विड इज कूलिंग इन एन एटमॉस्फेयर whose temperature is constant and equal to A। ठीक है, और कहता है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस ए। ठीक है ना। दस थीटा एंड टी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन शो करके दी हुई है कि डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस ए, वेर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। पार्ट वन की रिक्वायरमेंट है कि find in any form the solution of this differential equation given that theta is equals to 4a when t is equals to 0। सो हमें यहाँ पे डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस ए, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, यानी कि डी थीटा डिवाइडेड बाय, मैं एक काम करूंगा कि ये जो थीटा माइनस ए की जो एक्सप्रेशन है ना, इसको नीचे ले आऊंगा। ठीक है, और ये जो आपको कांस्टेंट टर्म दिख रही है ना माइनस के, इसको मैं इसी तरफ लिखे रहने दूंगा और डी टी को मैं ऊपर लेकर आ जाऊंगा। इस तरह मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करके इस तरह लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1/θ - a, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। एज सिंपल एज दैट। ठीक हो गया। यानी कि हम कहेंगे कि जब 1/θ - a को बेटा इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो एल एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थीटा माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि जब t इज इक्वल टू 0 है, सो थीटा इज इक्वल टू 4a। ठीक है, ए की वैल्यू अभी नहीं आ सकती, अभी आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि ए की वैल्यू आ सके। सो कंडीशन जो दी हुई है टी इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 4a, तो सी भी बेटा आपके पास इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगा। यानी कि आप कहेंगे कि एल एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय 0 एंड देन प्लस सी। यानी कि एल एन 3a विल बी इक्वल टू सी। सी की वैल्यू बेटा आपके पास एल एन 3a आ गई, और फिर आप बता देंगे एल एन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन 3a। ठीक है बेटा, और सेम सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि किसी भी फॉर्म में सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बता सकते हो। तो कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं कि टी को सब्जेक्ट बनाओ, कि थीटा को बनाओ, कि ए को बनाओ। कुछ भी यहाँ पे मजीद करने की जरूरत है नहीं। पार्ट वन आपका कंप्लीट हो गया फॉर फुल 5 मार्क्स। ये बात समझ आ रही है बेटा? एनी इशू विद दिस? बताइए। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन? सिंपल है। उसके बाद पार्ट टू का कह रहा है, पार्ट टू कह रहा है गिवन आल्सो दैट थीटा इज इक्वल टू 3a व्हेन t इज इक्वल टू 1, शो दैट के k इज इक्वल टू ln 3 ओवर 2। ठीक है बेटा, ये जो आपने पार्ट वन में ये जो इक्वेशन सॉल्व कर ली है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और थीटा की जगह आप 3a लिख देंगे। कब? जब t की वैल्यू 1 के बराबर है। तो हमें शो करना है कि k इज इक्वल टू ln 3 ओवर 2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा ln, log में आर्गुमेंट हो जाएगा 3a माइनस ए, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन प्लस ln 3a। लिहाजा ये कुछ ऐसा हो गया कि ln 2a इज इक्वल टू माइनस के प्लस ln 3a। therefore k को जब बेटा सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओगे, सो k विल बी इक्वल टू ln 3a माइनस ln 2a। और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वोशंट लॉ ऑफ लोगैरिथम्स, आप ln 3a माइनस ln 2a को इस तरह लिख सकते हो ln 3a ओवर 2a। यानी कि इसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहो एज अ सिंगल लोगैरिथम, जाहिर सी बात है करना पड़ेगा, वरना वो जो k की वैल्यू शो करनी है वो शो नहीं हो सकेगी। सो हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू ln 3a ओवर 2a, यानी कि लॉग में आर्गुमेंट हो गया 3a ओवर 2a, और a बेटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू ln 3 ओवर 2। ये हमने शो कर दिया। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन? पार्ट वन और पार्ट टू में कोई चीज रिपीट करनी तो प्लीज काइंडली बता दें। क्लियर है?
इतनी वर्किंग कॉपी कर ली भाई। उसके बाद बेटा पार्ट 3 क्या कह रहा है कि फाइंड थीटा इन टर्म्स ऑफ ए व्हेन टी इज इक्वल टू 2 एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा। तो जो कुछ आप अब तक निकाल चुके हो वो इस्तेमाल भी कर लोगे, यानी कि एल एन थीटा माइनस ए, एल एन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन थ्री ए। अब देखो उस वक्त काम करना है जब टी इज इक्वल टू 2 है। ठीक है ना, वी नीड टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर थीटा इन टर्म्स ऑफ ए, कब? जब टी की वैल्यू 2 के बराबर है, तो मैं के की जगह तो एल एन थ्री ओवर टू लिखूंगा। ठीक है, और टी की जगह जो है मैं 2 लिख दूंगा। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो है प्लस एल एन थ्री ए है। ऑल राइट। तो अब मैंने क्या करना है बेटा, थीटा को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले एक स्टेप मैं परफॉर्म ये कर सकता हूँ, किस तरह लिख दूं कि एल एन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू, इस माइनस की साइन को बेटा इस 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -2 मल्टीप्लाइड बाय एल एन थ्री ओवर टू प्लस एल एन थ्री ए। और अब जो है बेटा लॉग वाली सारी टर्म्स जो हैं वो एक तरफ कर दें। वो इसलिए ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें एज अ सिंगल लोगैरिथम। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि एल एन थीटा माइनस ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एल एन थ्री ओवर टू माइनस एल एन थ्री ए, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इस स्टेप तक बेटा एग्री करते हैं? बताइए, सिंपल है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये जो 2 ln 3/2 है, इसमें मैं 2 को भेज सकता हूँ इन द पावर, यानी कि आई कैन यूज द पावर लॉ ऑफ लोगैरिथम्स। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ln थीटा माइनस ए प्लस ln 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस ln थ्री ए, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। यानी कि ln थीटा माइनस ए प्लस ln, भाई 3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/4, and then minus ln 3a, and this whole thing is equals to 0, as simple as that। और अब उसके बाद मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैंने एक्सप्रेस करना है द सिंगल लोगैरिथम पहले, यानी कि आई एम गोइंग टू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट लॉ एंड द कोशेंट लॉ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ln, लॉग में आर्गुमेंट क्या हो जाएगा भाई, लॉग में आर्गुमेंट हो जाएगा कि थीटा माइनस ए इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय 9/4। ठीक है, एंड दिस इज कम्प्लीटली ओवर 3a, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट तक बेटा कोई मसला? बताइए। तो अब मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉग की जो पूरी एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दूं, ठीक है, तो ln को अगर मैं रिमूव कर दूं तो बेटा दिस विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ऑफ 0। लॉग की बेस जो ई है वो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आके इंडेक्स फॉर्म की जो है वो बेस बन जाएगी। ठीक है बेटा। सो कैलकुलेटर में लिखें 9/4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 3/4। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 3 इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस ए completely over 4a, this whole thing is equals to e raised to the power of 0, यानी कि e की पावर 0 is equals to 1। ठीक है बेटा, यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि 3 थीटा माइनस 3a इज इक्वल टू 4a। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि 3 थीटा इज इक्वल टू 4a प्लस 3a, यानी कि 7a। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 7a डिवाइडेड बाय 3। वी हैव एक्सप्रेस्ड थीटा इन टर्म्स ऑफ a एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 7a/3। इसमें कोई स्टेप रिपीट करना है भाई? बताइए प्लीज। हाँ, ये उस वक्त काम कर रहे हैं जब t इज इक्वल टू 2 है। बिल्कुल ऐसा ही बेटा, जब t की वैल्यू 2 है ना, उसी वक्त हमने ये काम करना है। तो वो t की जगह बेटा हमने यहाँ पे 2 रखा, और k तो हमारे पास ऑलरेडी शो हो गया था ना कि k इज इक्वल टू ln 3/2 है। बिल्कुल t इज इक्वल टू 2 की कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये काम करना है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 8। इतना कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि द वेरिएबल्स x एंड t आर related by the differential equation e raised to the power of 2t multiplied by dx over dt, and this whole thing is equals to cos square x, where t is greater than or equal to 0। और आपको एक कंडीशन दी हुई है कि when t is equal to 0, so x की वैल्यू is also equal to 0। पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट है कि solve the differential equation obtaining an expression for x in terms of t। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो है बेसिकली इस तरह कुछ इक्वेशन है, e रेज टू द पावर ऑफ 2t
multiply by dx over dt is equals to cos square x. So first of all we need to separate the variables. ठीक है बेटा, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि cos square x को इस dx के नीचे लेके आ जाऊंगा, dt को मैं ऊपर भेज दूंगा, और e की पावर 2t को मैं dt के नीचे लेकर आ जाऊंगा। इस तरह करके मैं वेरिएबल्स को जो है बेटा वो सेपरेट कर दूंगा। तो जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू, अब ये जब dt बेटा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये e की पावर 2t यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, तो ये dt डिवाइडेड बाय e की पावर 2t हो गया। ठीक है बेटा, तो अब इस इक्वेशन को पढ़ने का मतलब क्या है, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू, हम 1 अपॉन e की पावर 2t को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इस बात में बेटा कोई मसला, सिंपल सी बात है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि भाई 1/cos स्क्वायर एक्स का मतलब है sec स्क्वायर एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इक्वल्स टू के इस तरफ बेटा क्या हो रहा है कि 1 अपॉन e की पावर 2t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि e की पावर -2t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप, लिख के बताएं, बोल के बताएं, थम्स अप करें। इस पॉइंट तक बेटा कोई इशू, यहाँ तक कोई चीज अगर समझ ना आई तो प्लीज काइंडली बताओ, मैं फिर से रिपीट कर दूं पूरा। जी बेटा, 1 अपॉन e की पावर 2t को ना हम e की पावर -2t लिख सकते हैं ना, बिकॉज वो एक्सपोनेंशियल टर्म है। ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म जिस तरीके से है, एक स्टैंडर्ड तरीका जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, e की पावर ऑफ के एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है बेटा वो x तो नहीं है, वो t है। सो मैंने क्या किया कि 1 अपॉन e की पावर 2t को एक्सप्रेस कर दिया लाइक दिस, e रेस टू द पावर ऑफ -2t। और यहाँ पे जो 1/cos स्क्वायर एक्स है बेटा, उसकी जगह तो सिंपली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेंगे ना, 1/cos स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई होप इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब हम बेटा क्या करेंगे, जब sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा tan x। ठीक है, और इक्वल्स टू के बेटा इस तरफ हम जब e की पावर -2t को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -2t डिवाइडेड बाय -2 एंड देन प्लस c, ये हमने इंटीग्रेशन कर दी। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन, प्लीज काइंडली बताएं। तो अब हम बेटा कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब t इज इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, और कॉरस्पॉन्डिंगली t की जगह भी बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0। ठीक है, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा, तो ये e की पावर जब 0 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय -2, यानी कि -हाफ आ जाएगा, एंड देन प्लस c। तो c की वैल्यू बेटा हाफ के बराबर हो जाएगी, c इज इक्वल टू 1/2। सो इस तरह करके बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई कि 10x इज इक्वल टू e की पावर -2t डिवाइड बाय -2 है, तो ये माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू द पावर ऑफ -2t एंड देन प्लस c। c की वैल्यू बेटा हाफ के बराबर आ चुकी है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 10x इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ टाइम्स e रेस टू द पावर ऑफ -2t। लिहाजा बेटा जब मैं x को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाऊंगा, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है बेटा, तो x को जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे, सो x विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स हाफ माइनस हाफ टाइम्स e रेस टू द पावर ऑफ -2t। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन, प्लीज काइंडली बताएं। इस स्टेप तक बेटा कोई चीज रिपीट करनी है तो प्लीज काइंडली बता दो। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये आपका पार्ट 1 हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास पार्ट 2 है, क्या कहता है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x व्हेन t बिकम्स वेरी लार्ज। ठीक है बेटा, जब t जो है वो इट बिकम्स वेरी लार्ज, यानी कि t अप्रोचेस अ वेरी लार्ज वैल्यू, यानी कि व्हेन t अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो हम देखेंगे कि जो t से रिलेटेड टर्म हमारे पास इक्वेशन में आ रही है वो क्या है, वो क्या है बेटा, e की पावर -2t है। तो हम देखेंगे कि जब t बिकम्स वेरी लार्ज, यानी कि व्हेन t अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, सो e रेस टू द पावर -2t किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है बेटा, अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि अगर आप एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना लो, जस्ट फोकस करो ऑन e रेस टू द पावर ऑफ -2t, यानी कि मैं एक ग्राफ स्केच कर रहा हूँ फॉर अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t जो कि क्या है, e रेस टू द पावर ऑफ -2t है।
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने टी रखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह बन जाएगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, यानी कि द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द टी एक्सिस विल बी द एसिम्टोट। तो मैं क्या कहूंगा कि व्हेन टी अप्रोचेस अ वेरी लार्ज वैल्यू, यानी कि व्हेन टी अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ई की पावर -2t बेटा, इट अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, ये कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा उसके ऊपर ऊपर रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन टी अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ई रेस टू द पावर -2t अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। और इसको बेटा कुछ इस तरह भी देख सकते हैं कि लेट्स से टी की वैल्यू आपने कंसिडर कर ली 125, टी आपने काफी बड़ा कर दिया, तो ई की पावर -2 टाइम्स 125 जरा लिखें कैलकुलेटर में, ई रेस टू द पावर ऑफ -2 टाइम्स 125, तो ये क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन टी बिकम्स वेरी लार्ज, ठीक है, यानी कि व्हेन टी अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, ई रेस टू द पावर ऑफ -2t अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। अब ये जो बेटा मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ये कोई बनाना जरूरी नहीं है, और ये जो मैंने एक इलस्ट्रेशन समझाई है टी इज इक्वल टू 125 रख के, ये भी करना जरूरी नहीं है। असल चीज आपने ये यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि व्हेन टी अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ई की पावर -2t के साथ क्या हो रहा है, इट अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। इस फैक्ट को आप इस्तेमाल करेंगे अब। ठीक है बेटा, तो ये सब यहाँ पे जो मैंने फंक्शन स्केच किया है, और ये जो टी इज इक्वल टू 125 रख के जो एक्सप्लेनेशन समझाइए बेटा, ये सब आप लोगों की आसानी के लिए। ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई ऐसा इंसान जिसको इस बात में कोई शक, कोई वसवसा था बेटा कि ये ई की पावर -2t के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि एक्स बेटा किस तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी कि सवाल ये कह रहा है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन टी बिकम्स वेरी लार्ज। ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स, यानी कि एक्स के बाद एरो बना देंगे, और जहां पे आपको जो है वो x एज अ फंक्शन ऑफ t जो आपके पास आ चुका है पार्ट वन में, जो एक एक्सप्रेशन आ चुकी है फॉर x इन टर्म्स ऑफ t, जहां पे आपको e रेस टू द पावर ऑफ -2t दिख रहा है, वहां पे आप लिख दोगे जीरो। तो आप कहोगे कि x अप्रोचेस टूवर्ड्स tan इनवर्स हाफ माइनस हाफ टाइम्स जीरो। जहां पे आपको e की पावर -2t लिखा हुआ दिखा, वहां पे आपने पूरा का पूरा जीरो लिख दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि x अप्रोचेस टूवर्ड्स tan इनवर्स हाफ, यानी कि x के बाद आपने एरो बना दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रोचेस x अप्रोचेस tan इनवर्स हाफ, ये सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, एनी कंफ्यूजन विद दिस? कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करने की जरूरत है तो प्लीज काइंडली बताओ। सो व्हेन टी अप्रोचेस अ वेरी लार्ज वैल्यू, तो इसका मतलब टी जो है वो इतना लार्ज हो रहा है, इतना लार्ज हो रहा है कि हम तो बता ही नहीं सकते कि भाई वो किस तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम कहेंगे इट अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, इट बिकम्स वेरी लार्ज। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ टी आई है ना, इसमें टी से रिलेटेड बेटा कौन सी टर्म है, तो हमें दिख रहा है कि दैट इज ई रेज टू द पावर ऑफ -2t। ठीक है, तो हम कहेंगे व्हेन टी अप्रोचेस अ वेरी लार्ज वैल्यू, ई रेज टू द पावर ऑफ -2t अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। और इसकी मैंने एक इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पे ग्राफ भी स्केच करके बता दी है। नहीं नहीं बेटा, स्केचिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब आप लोग की आसानी के लिए बताया बेटा। स्केचिंग जो है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस के अंदर, मैंने सिर्फ ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको बना के दिखाया है, सिर्फ स्केच करके दिखाया, बहुत ही रफ सा स्केच बनाया है। मैं इसको और खूबसूरत भी बना सकता था, बट यहाँ पे जज्बात समझाने के लिए मैंने जो है वो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आपको स्केच करके दिखा दिया है। ठीक है बेटा। हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो बेटा इस्तेमाल करने के हैं वो ये, आप पहले ये बता देंगे टी अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो ई रेस टू द पावर ऑफ -2t अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। और फिर आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर देंगे, जो मैं एरो बना रहा हूँ ना जहाँ पे, कि एक्स के साथ क्या हो रहा है, एक्स अप्रोचेस tan इनवर्स हाफ माइनस हाफ टाइम जीरो। जी, एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स tan इनवर्स हाफ, ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल क्लियर है बेटा सबको? उसके बाद बेटा पार्ट थ्री देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेन वाई एक्स इंक्रीजेस एस टी इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो अब मैं काम करता हूँ, ये जो हमने वर्किंग की है ये इसी पेज पे पूरी लिखे रहने देते हैं, इरेज नहीं करना मैं, सवाल को मैं अगले पेज पे लेके आ जाता हूँ, और जहाँ पे ये वर्किंग इस्तेमाल करने की नीड पड़ेगी तो वो भी हम कर लेंगे। इसकी ना हमारे पास दो एक्सप्लेनेशन हैं, तो मैं ज़रा डिटेल में आपको ज़रा कुछ यहाँ पे चीज़ें समझाऊँ। है ही जस्ट एक मार्क का, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी ज़रा कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो देना बनती हैं। ठीक है बेटा,
सबसे पहले तो ये कि आप देखो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई एक्स इंक्रीजेस एस टी इंक्रीजेस। मतलब कोई इंसान आपसे बोले कि भाई एक्स इंक्रीज हो रहा है एस टी इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे यार कि चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन टी को देखते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी देखते हैं, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी को देख लेते हैं। मतलब कि सवाल में जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है ई रेस टू द पावर ऑफ टू टी मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। आप एक काम करो बेटा, डी एक्स ओवर डी टी को जरा सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दो, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर ऑफ टू टी। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, ये मैंने क्या किया, डी एक्स ओवर डी टी को सब्जेक्ट बना दिया। अब जब मुझसे ये कहा जा रहा है कि भाई एक्सप्लेन वाई एक्स इंक्रीजेस एस टी इंक्रीजेस, तो इसका मतलब इट एसेंशियली मींस के सवाल कह रहा है कि भाई एक्सप्लेन वाई डी एक्स ओवर डी टी इज पॉजिटिव। मैं कह सकता हूँ कि यार सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो कि वाई डी एक्स ओवर डी टी इज पॉजिटिव। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, यानी कि जिस तरह टी इंक्रीज हो रहा है एक्स उस तरह इंक्रीज क्यों हो रहा है, यानी कि टी में हम जितना इंक्रीज लेके आए एक्स भी इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा, इससे कहने का मतलब ये है कि आप पूछना चाह रहे हो कि भाई डी एक्स ओवर डी टी पॉजिटिव क्यों है। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं सब, बताइए जरा जल्दी से, हरी अप, रिस्पॉन्स लिख के बताएं, बोल के बताएं, थम्स अप करें जल्दी से बेटा। ये बात समझ आती है बेटा, आसान उर्दू आसान इंग्लिश में, कि सवाल हमसे कह रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन करो वाई डी एक्स ओवर डी टी इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो डी एक्स ओवर डी टी की एक्सप्रेशन क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप ये देखो कि बेटा कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो अंडर द एक्स एक्सिस भी लाई करता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो है बेटा वो अंडर द एक्स एक्सिस लाई नहीं करता। इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। ठीक है, तो अब जब टी बेटा इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है मैं देख रहा हूँ ना कि टी की वैल्यूज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि टी की वैल्यूज आर गेटिंग ग्रेटर देन जीरो, इजंट इट, एग्रीड विद दिस। तो अब बेसिकली मैं क्या कहूंगा कि भाई जब टी जब ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, टी जब इंक्रीज हो रहा है तो एक्स भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि एक्स इज गेटिंग ग्रेटर देन जीरो। तो जब x इज ग्रेटर देन जीरो तो बेटा मैं क्या कहूंगा कि cos स्क्वायर x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि मैं कहूंगा कि cos स्क्वायर x इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, मैं क्या कहूंगा, cos स्क्वायर x इज पॉजिटिव। वरना अगर x इज इक्वल टू जीरो होता है तो cos स्क्वायर x जो है वो इक्वल टू जीरो भी होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x cos स्क्वायर x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए, ये बात आती समझ में। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव। और दूसरी एक बात बेटा ये कि e की पावर टू टी, यानी कि e की पावर टू टी को अगर मैं जस्ट देखूं, सब कुछ भूल जाऊं, मैं e की पावर टू टी को देखूं, तो e की पावर टू टी बेटा इटसेल्फ क्या है, एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो अगर आप e की पावर टू टी का ग्राफ भी स्केच करते हो तो आपको दिखता है बेटा कि वो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे t रखूं तो मेरे पास एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा। ठीक है बेटा, यानी कि पूरा फंक्शन मेरे पास अबव दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि e की पावर टू टी जो है ये भी पॉजिटिव है हर हाल में, यानी कि e की पावर टू टी इज ऑल्सो पॉजिटिव। इस बात से बेटा इत्तेफाक करते हैं, बताइए। तो पता क्या चला बेटा कि डी एक्स ओवर डी टी की जो एक्सप्रेशन है वो हमें किस तरह का आउटकम देगी, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। तो जाके हम कह सकते हैं कि डी एक्स ओवर डी टी इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो डी एक्स ओवर डी टी इज पॉजिटिव, और देयरफॉर हम कह देंगे कि एज टी इंक्रीजेस एक्स इंक्रीजेस, देयरफॉर हम कह देंगे एक्स इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस। ये बात बेटा समझ आ रही है, आसान उर्दू और आसान इंग्लिश में, बताइए प्लीज, हरी अप रिस्पॉन्स जल्दी से। क्लियर है बेटा, एक मार्क आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, लेकिन जस्ट यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना बनती भी है, जाहिर सी बात है। जी बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर से आप ये भी बोलो कि cos स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको पता है ना बेटा कि जब cos एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर हो जाता है तो cos एक्स का ग्राफ, जो आपका cos एक्स का ग्राफ जो होता है जो कि अंडर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉल कर रहा होता है, सो cos स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो है वो बेसिकली क्या करता है कि cos एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर कर देता है ना बेटा। तो cos एक्स की जो वैल्यूज जो कि आपके पास अंडर द एक्स एक्सिस लाई कर रही होती है उनका जब स्क्वायर हो जाएगा, सो कॉस स्क्वायर एक्स का फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है कि लीस्ट वैल्यू हो जाती है जीरो एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज वन, और फिर इस तरह करके ये ग्राफ जो है वो बन जाता है। ठीक है बेटा, ये बात है असल।
तो ये जो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप P1 से लेकर अब तक देखते हुए आ रहे हो, ठीक है ना बेटा। तो ये बात है कि हम कह देंगे कॉस स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव। अब स्पेसिफिकली एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिकॉज बेटा जब टी इंक्रीज होता जा रहा है तो मैं बोलूंगा ना यार कि जब टी इंक्रीज हो रहा है तो टी इज गेटिंग ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब एक्स इज ऑल्सो गेटिंग ग्रेटर देन जीरो। तो स्पेसिफिकली अभी मैंने एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के हिसाब से बोल दिया। मेन चीज यहाँ पे ये बेटा, मेन कंसर्न ये है कि आपने बस ये बोला कि कॉस स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव एंड ई की पावर टू टी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो जाके आप कह सकते हो कि यार dx ओवर dt जो होगा वो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव होगा, सो dx ओवर dt विल आल्सो बी पॉजिटिव। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इंक्रीजेस एज t इंक्रीजेस। ये बात समझ आ रही है बेटा? कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है तो प्लीज काइंडली बता दो, हरी अप। उसके बाद बेटा पार्ट 3 के लिए एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। सिंस हमने पीछे देखा था ना कि x एज अ फंक्शन ऑफ t क्या आया था, x इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ माइनस हाफ टाइम्स e रेज टू द पावर ऑफ माइनस टू टी, ठीक है। अब बेटा हमने ये देखा है पीछे, हमने ये एक चीज स्टैब्लिश की थी, एक चीज हमने शो की थी कि व्हेन t अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी e रेज टू द पावर ऑफ माइनस टू टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, ठीक है बेटा। ये चीज हमने देखा था कि जब t इज बिकमिंग वेरी लार्ज, यानी कि t जो है वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो e की पावर माइनस टू टी इज बेसिकली अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो। इस बात से बेटा एग्री करते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले जरा एक काम करते हैं कि ये जो टेन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें हाफ को जरा मैं कॉमन ले लूं, यानी कि x इज इक्वल टू टेन इनवर्स, हाफ को मैंने कॉमन लिया बेटा, टेकिंग हाफ इज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं कि भाई जब t इंक्रीज हो रहा है, t जब इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिफिकली अभी मैं ये नहीं कह रहा कि t इज बिकमिंग वेरी लार्ज, ठीक है, ये हम अभी स्पेसिफिकली नहीं कह रहे। हम जो है वो जस्ट एक बात कर रहे हैं कि भाई जब t इंक्रीज हो रहा है तो हम ये देखना चाह रहे हैं जो हाईलाइटेड पोर्शन जो मैंने बनाया वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी, इसके साथ बेटा क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। सब कुछ भूल जाओ, आपके पास लेट से एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ टी वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी, ठीक है बेटा। जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। और इधर मैं क्या करूंगा, ये जो एफ टी इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी है, इसे ग्राफ में इधर आपको स्केच करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है बेटा कि यहाँ पे ग्राफ की स्केचिंग वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी आपको बात समझाने के लिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टी रखा, ठीक है बेटा। तो अब बेटा जरा बात को यूं समझो कि लेट्स से अगर जस्ट ई की पावर माइनस टू टी का ग्राफ होता तो ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा होता। फिर इसको अगर मैं माइनस की साइन से बेटा मल्टीप्लाई कराता तो ये ग्राफ इस तरह आ जाता नीचे, ठीक है। और ये जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है ये माइनस वन हो जाता, ठीक है। और फिर जब बेटा ट्रांसलेशन हो रही होती बाय द कॉलम वेक्टर जीरो वन, यानी कि आफ्टर अ फंक्शन एक कांस्टेंट टर्म वन ऐड हो रहा है, यानी कि मैं पी वन के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन के साथ लिंक करके बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह बन जाता है कि ये ओरिजिन से पास करता और ये ऊपर की तरफ ट्रांसलेट हो जाता बाय वन यूनिट। तो अगर मैं ये वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी का बेटा ग्राफ अगर आपको स्केच करके दिखाऊं, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है और यहाँ पे बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एसिम्प्टोट हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी ऊपर की तरफ जो है वो क्या नाम है ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं देखना चाह रहा हूँ बेटा कि ये वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी के साथ क्या हो रहा है। सुनना जरा बात को गौर से। हमने यहाँ पे क्या किया, वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी का ग्राफ स्केच कर लिया। अब बेटा सवाल की कंडीशन पे गौर करो, सवाल में क्या कह रहा था कि टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बड़ी कोई ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि टाइम कभी लेस देन जीरो तो नहीं होगा ना, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये जो पार्ट में ग्राफ का हाईलाइट कर रहा हूँ ना जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है, इसको हम भूल जाएंगे, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। हमारा तो कंसर्न बेटा सिर्फ वो है ना कि जब t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो पार्ट ऑफ द ग्राफ जो कि मैं ग्रीन से अलग से शेड कर रहा हूँ, ग्रीन से भी मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ हमारा ये कंसर्न है ना बेटा। तो हमारे पास स्पेसिफिकली डोमेन की एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो जिस तरह बेटा t इंक्रीज हो रहा है, तो कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन। इस बात से एग्री करते हैं बेटा? मेरी इस स्टेटमेंट से कोई इंसान अगर इख्तलाफ करते तो प्लीज काइंडली बताए। वन माइनस ई की पावर माइनस टू टी, ये पूरी चीज बेटा इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन। हाँ वो अलग बात है कि इंक्रीज तो हो रही है,
इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि टी बिकम्स वेरी लार्ज, अगर मैं बोलूँ कि टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यानी कि टी जो है वो इट इज बिकमिंग वेरी लार्ज, तो जाके मैं कह रहा हूँ हाँ यार कि 1 - e⁻⁻² जो है बेटा, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1। इस बात से एग्री करते हैं? तो कहने का मतलब क्या है, हमने देख लिया कि भाई जब टी इंक्रीज हो रहा है, हम कह सकते हैं कि एज टी इंक्रीजेस, तो सबसे पहली बात हमने बेटा ये देखी कि 1 - e⁻⁻² इंक्रीजेस। इस स्टेटमेंट से बेटा कोई इंसान अगर इख्तलाफ करे तो प्लीज काइंडली बताए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बेटा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जी बेटा, ग्राफ बनाना यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सब आपकी आसानी की खातिर समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? एग्री करते हैं बेटा सब इस बात से? हरी बेटा रिस्पॉन्स, थम्स अप, क्विकली बेटा क्विकली, वक्त का में मुकाबला बहुत सख्त है भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। ठीक है, तो हमने देखा बेटा कि एस टी इंक्रीजेज 1 - e⁻⁻² ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ वो अलग बात है, कभी मैं ये नहीं कह रहा कि टी इज बिकमिंग वेरी लार्ज, क्योंकि पता है कि भाई जब टी अप्रोच करेगा टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो 1 - e⁻⁻² विल अप्रोच टुवर्ड्स 1, वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि बेटा x विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स हाफ, यानी कि एज टी इंक्रीजेस, जिस तरह टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बेटा टेन इनवर्स के अंदर बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव जो है वो एक्सप्रेशन है ना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास समझो, यानी कि टेन इनवर्स हाफ भी क्या है बेटा, पॉजिटिव, यानी कि हम क्या कहेंगे कि टेन इनवर्स हाफ इज पॉजिटिव। ठीक है, या फिर अगर आप टेन इनवर्स हाफ की बात ना करो, टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा इस केस के अंदर, क्योंकि बेटा देखो ना, आप जब देख रहे हो कि 1 - e⁻⁻² पॉजिटिव है, क्योंकि हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो को देख रहे हैं ना बेटा, यानी कि हम अंडर द एक्सेस, हम अंडर द टी एक्सेस तो जा ही नहीं रहे भाई, कंसर्न ही नहीं है। टी की वैल्यू जब लेस देन जीरो है तो 1 - e⁻⁻² जो है बेटा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो लेस देन जीरो होगा, उससे कंसर्न ही नहीं है भाई, सवाल में कह दिया है कि टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, तो हम कहेंगे कि इनवर्स ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इनवर्स ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है ना, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे अभी टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे, यानी कि ये जो टेन इनवर्स हाफ इज पॉजिटिव मैंने लिखा है, तो ये टेन इनवर्स हाफ आप उस वक्त देखोगे व्हेन टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको भी हम देख नहीं रहे यहाँ पे, हम टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी को नहीं देख रहे। कहने का मकसद ये है कि टेन इनवर्स के अंदर जो कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा, और सिंस आपको पता है कि साइन टेन कॉस तीनों चीजें बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो हमने कह दिया बेटा कि इनवर्स ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, ये चीज आपने मेंशन कर दी, तो हम कह देंगे कि देयर फॉर एक्स इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस, देयर फॉर एक्स इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस। इस बेटा पार्ट 3 के लिए जितनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना बनती थी वो मैंने दे दी है। ठीक है बेटा, मजीद कोई एक्सप्लेनेशन की नीड बनती नहीं है यहाँ पे वैसे। ठीक है, आपने कम से कम स्टेप्स में काम कर लेना है, आपने एक दो चीजें जो है वो मेंशन करके जस्ट अपना एक मार्क सिक्योर कर लेना है। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एस टी इंक्रीजेस 1 - e⁻⁻² इंक्रीजेस, और ये बता देंगे इनवर्स ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो देयर फॉर एक्स इंक्रीजेस एस टी इंक्रीजेस। ये बात समझ आ रही है बेटा? सर ये टेन इनवर्स पॉजिटिव वाली बात फिर से समझा दें? चलो मैं फिर से समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं बेटा। लेट्स से मैंने बोला कि बेटा एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कि टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, पी वन से लेकर अब तक सीखते आ रहे हैं। मैं क्या बोलूंगा कि बेसिक एंगल अल्फा, यानी कि मैं सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट से बात को लिंक करके समझा रहा हूँ, सिंस आपने पूछा इसीलिए। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ। अब ये मैंने सिर्फ हाफ लिखा है यहाँ पे, अगर मैं हाफ के अलावा कोई और भी पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा होता, तो टेन इनवर्स हाफ जो है बेटा, या फिर हाफ के अलावा कोई भी और चीज़ होती, यानी कि समझो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होती, तो मैं कहता ना कि टेन इनवर्स हमेशा पॉजिटिव होगा, जैसे आपको पता है ना यार कि टेन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, भाई पहले वाले क्वाड्रेंट में तो साइन टेन कॉस तीनों चीजें पॉजिटिव होती है ना यार, ये बात समझ आती है? और यहाँ पे फिर आपके पास टेन इनवर्स हाफ की कोई वैल्यू आ रही होती, या फिर हाफ के अलावा कोई और पॉजिटिव वैल्यू होती, तो फिर आपके पास वो एंगल आ रहा होता। ये बात समझ आती है? इस बात में तो कोई शक नहीं है ना कि आपके पास यहाँ पे
जो जिस पर मैंने हाफ लिखा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। इस बात में बेटा कोई शक? बेटा इस बात का तो लिंक तो उस चीज से है ना, ये जो मैंने आपको ग्राफ स्केच करके दिखा दिया, हमने देखा ना कि t इज स्पेसिफिकली ग्रेटर देन 0, तो 1 - e⁻² बेटा हमेशा पॉजिटिव होगा ना बेटा। एक तो बेटा ये ना कि जब t इज इक्वल टू 0 तो हम क्या कहेंगे, 1 - e⁻²t इज ऑल्सो इक्वल टू 0। लेकिन सवाल की बेटा अंग्रेजी पे गौर करो कि एज t इंक्रीजेस, तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि टी इंक्रीज करता जा रहा है, तो मैं बोलूंगा ना यार कि टी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता जा रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा ना कि 1 - e⁻²t इज ऑल्सो गेटिंग ग्रेटर देन 0, इजंट इट? वो तो हर हाल में रहेगा पॉजिटिव। तो इसीलिए जो हमारे पास ये चीज बन रही है कि x इज इक्वल टू 10 - ½ पॉजिटिव एक्सप्रेशन। कैसा? ठीक है ना बेटा, तो हम कहेंगे इनवर्स ऑफ द टेंजेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, ऑल राइट। बेटा ये जो है वो डिटेल है, मैंने जितनी एक्सप्लेनेशन देना बनती थी ना, ठीक है, वो मैंने आपको दी है। हर चीज के साथ इंसाफ करना जरूरी है बेटा। चीज है सिर्फ 1 मार्क के लिए, मैं चाहूँ तो 1 2 स्टेप लेके बेटा आगे बढ़ जाऊँ, मैं इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो, इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है प्रोवाइड करने की नीड ना बने। लेकिन बेटा हर चीज के साथ इंसाफ करना है ना, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने जो है जितनी डिटेल एक्सप्लेनेशन बनती थी ना वो मैंने दे दी, ताकि आप लोगों को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। रात को 3 बजे भी उठा के बेटा कोई सवाल देना ऐसा आपको, आपका दिमाग फौरन चलना चाहिए, दिमाग की बत्तियां खुल जानी चाहिए बेटा। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, इतनी वर्किंग कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हम हैंड आउट का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल ये कह रहा है कि अ सर्टेन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड t seconds after the start of the reaction is x grams at any time. The rate of formation of the substance is proportional to 20 minus x. ठीक है बेटा, when t is equal to 0, x is equal to 0, dx over dt is equal to 1। पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट है कि शो दैट x and t satisfy the differential equation dx over dt is equals to 0.05 completely multiplied by 20 minus x। ठीक है बेटा, हमने ये शो करनी है इक्वेशन। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि सवाल में आपको बताया जा रहा है कि एट एनी टाइम, यानी कि टी की किसी वैल्यू के ऊपर, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो मास ऑफ सब्सटेंस क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड टी सेकेंड्स आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज एक्स ग्राम्स। यानी कि अब वो किस रेट के हिसाब से चेंज हो रहा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगी dx ओवर dt की। तो जब ये कहा जा रहा है कि एट एनी टाइम द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स, तो हम कह सकते हैं कि dx ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? सवाल की जो अंग्रेजी है उसका मतलब ये है कि dx ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स। कोई इंसान आपसे बोले यार कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस, आप लोग अच्छा अच्छा यार वो जो कंटेनर के अंदर सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, एक्स ग्राम्स एट एनी वैल्यू ऑफ टी, इजंट इट? सवाल की अंग्रेजी पे गौर करो। A certain substance is formed in a chemical reaction. The mass of the substance formed t seconds after the start of the reaction is x grams. तो अब कोई इंसान आपसे बोले यार रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो बोलोगे अच्छा अच्छा, आप कहने का मतलब ये है कि dx ओवर dt, तो बिल्कुल, तो dx ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू 20 माइनस एक्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि dx ओवर dt इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस एक्स। सिंस आपको पता है बेटा कि इनवर्स प्रोपोर्शन उसी वक्त रखते हैं जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेंशन किया हुआ होता है। इस केस में जस्ट बोला हुआ है कि प्रोपोर्शनल, तो हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, ये चीज हम 25 मरतबा बेटा डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है ना? तो dx ओवर dt इज इक्वल टू k इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस एक्स। अब आपको बेटा जो कंडीशंस दी हुई हैं आप इस्तेमाल कर लो कि जब t इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, और उस लम्हे क्या हो रहा है कि dx ओवर dt इज इक्वल टू 1। यानी कि मैं बोलूंगा कि 1 इज इक्वल टू k इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 0। अब ये जो है बेटा आपके पास dx ओवर dt की जो इक्वेशन है विच इज इक्वल टू k इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस एक्स, इसमें t को कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, तो सिर्फ आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0 इस्तेमाल कर रहे हो, और dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 को इस्तेमाल कर रहे हो।
तो इस केस में t इज इक्वल टू 0 बाद में कहीं इस्तेमाल करेंगे जब हमें फर्दर किसी पार्ट में रिक्वायरमेंट होगी इस चीज की। ठीक है, जहां पे t एक्चुअली इस्तेमाल भी हो रहा होगा। ठीक है ना बेटा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि k विल बी इक्वल टू 1/20, यानी कि बेटा हम कह देंगे कि k इज इक्वल टू 0.05, यानी कि देयरफॉर बेटा हमारी इक्वेशन शो हो गई कि dx/dt is equals to 0.05 is completely multiplied by 20 minus x। ये हमने शो कर दिया। इस बात में बेटा कोई शक, कोई वसवसा, कोई पंगा, कोई परेशानी, प्लीज बताएं, हरी अब बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स लिख के बताएं, बोल के बताएं, थम्स अप करें। इस पार्ट 1 में बेटा कोई कंफ्यूजन? सिंपल है, ऑल राइट। उसके बाद बेटा पार्ट 2 क्या कह रहा है कि फाइंड इन एनी फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी एक फॉर्म में आप सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बता दो। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को जो है वो सेपरेट कर लेंगे। तो मैं कह दूंगा कि dx डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स, यानी कि x से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है वो मैंने dx के नीचे लिख दी, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ना 0.05, इसको मैं यहीं पे लिख के रहने देता हूँ और dt को ऊपर ले आता हूँ। वरना अगर मैं चाहता तो कांस्टेंट टर्म 0.05 को जो है वो x की एक्सप्रेशन के साथ भी लिख देता, वो कोई मसला नहीं है। कांस्टेंट टर्म जो होती है ना वो किसी भी एक तरफ जो है वो एडजस्ट हो सकती है, वो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। तो इस इक्वेशन को बेटा आसान उर्दू में पढ़ने का मतलब क्या है कि 1/20 माइनस एक्स को बेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.05 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक हो गया, तो बेटा 1/20 माइनस एक्स को जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है बेटा, इंटीग्रेशन एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ln ax प्लस बी। ठीक है ना बेटा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस बी की फॉर्म है। ठीक है, तो जब 1/20 माइनस एक्स को बेटा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 20 माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन देन वो डिवाइड बाय -1 भी हो जाएगा, बिकॉज 20 माइनस एक्स को बेटा डिफरेंशिएट करके -1 आता है, तो वो नीचे आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.05 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 0.05 टी एंड देन प्लस सी। इस टाइप में बेटा कोई मसला बताइए। तो अब हम वो कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 0 है, इस कंडीशन के तहत बेटा c निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ln 20 माइनस 0 divided by -1, this is equals to 0.05 multiplied by 0 and then plus c, यानी कि c will be equals to minus ln 20। c की वैल्यू बेटा हमारे पास -ln 20 के बराबर आ रही है। ठीक हो गया, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने किसी भी फॉर्म में बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बता देना है, किसी एक चीज को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि माइनस की साइन मल्टीप्लाइड बाय ln 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.05 टी माइनस ln 20। ठीक है बेटा, इस तरह आंसर छोड़ दें, डेट्स कम्प्लीटली फाइन, वरना इस तरह भी लिख दें, कोई मसला नहीं कि 0.05 टी इज इक्वल टू ln 20 माइनस ln 20 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे लॉग में आर्गुमेंट के लिए जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन भी बना सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं विद द ब्रैकेट। 25 मरतबा ये चीजें जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर भी। तो किसी भी फॉर्म में बेटा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बता देना काफी है। अगर आप इस तरह भी आंसर छोड़ दो तो भी कोई मसला नहीं है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे बेटा इस केस में। क्लियर है, इस पार्ट 2 तक बेटा कोई मसला? करिए बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स, वर्किंग कॉपी हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा पार्ट 3 का कह रहा है, पार्ट 3 कहता है कि फाइंड एक्स व्हेन टी इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, और आंसर आपने देना है करेक्ट टू 1 dp। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया था इसको इस्तेमाल कर लेंगे, 0.05 टी इज इक्वल टू व्हाट, ln 20 माइनस ln 20 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, तो जब t की वैल्यू 10 है तो आपने जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू ln 20 माइनस ln 20 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, यानी कि ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू व्हाट, इसको अगर एक्सप्रेस कर लें एज अ सिंगल लोगरिथम तो 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स हो जाएगा, लॉ का आर्गुमेंट। ठीक है बेटा, यानी कि जब 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना देंगे, सो लॉग की फॉर्म की जो बेटा बेस है ई, वो इंडेक्स फॉर्म की बेस बन जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ऑफ 0.5।
तो इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, यानी कि एक्स विल बी इक्वल टू 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर ऑफ 0.5। तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताइएगा जरा। 20 माइनस 20 divided by e raised to the power of 0.5, this is supposed to be 7.869, तो x is equal to 7.869 आ रहा है, और करेक्ट टू 1 dp जो है बेटा x is equal to 7.9 हो जाएगा। ये आपका पार्ट 3 का आंसर हो गया। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन बताइए। जब t इज इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद बेटा पार्ट 4 क्या कह रहा है, पार्ट 4 कह रहा है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x एज t बिकम्स वेरी लार्ज। ठीक है बेटा, तो पहले एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास जो हमने सॉल्व किया था ना डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया था, उसमें पहले x को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि इसकी बाकी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉप पे पार्ट 4 की। ठीक है बेटा, तो यानी कि हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह आया था ना कि 0.05t इज इक्वल टू एल एन 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स, यहाँ तक आ गया था। यानी कि जब 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स को बेटा सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया, यानी कि लॉग के आर्गुमेंट को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया, लॉग फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर 0.05t। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा कि 20 डिवाइडेड बाय ई की पावर 0.05t, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स, यानी कि जब मैं x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दूंगा, सो x विल बी इक्वल टू 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय ई रेस टू द पावर ऑफ 0.05t। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि व्हेन t बिकम्स वेरी लार्ज, t की वैल्यू बेटा जब बहुत बड़ी हो जाती है, यानी कि t अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो मैं देखूंगा कि e की पावर 0.05t के साथ क्या होता है। अच्छा एक बात बेटा ये है कि अभी जो लिखा हुआ है ई रेस टू पावर 0.05t, ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, यानी कि एक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल टर्म है। इसी इक्वेशन को बेटा मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 20 माइनस 20 टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस 0.05t। इस बात से बेटा क्या करते हैं, मैंने क्या किया, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेशन लिख दी कि वहां पे डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो क्या नाम है एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है बेटा, तो मैं क्या कहूंगा कि when t becomes very large, so e raised to the power of minus 0.05t becomes very small कि such that it will approach towards zero। ठीक है बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने पिछले सवालों में भी देख ली है, ठीक है, और उससे पहले भी हमने देख ली है। तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि जब t becomes very large, so e raised to the power of minus 0.05t will approach towards zero। ये चीज मेंशन कर देना काफी है। ठीक है, और इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ। सो x will approach what, x अप्रोच करेगा टूवर्ड्स 20 माइनस 20 टाइम्स, जहां पे आपको e की पावर माइनस 0.05t बेटा लिखा हुआ दिख जाए, वहां पे लिख देंगे 0, और फिर हम कहेंगे कि x अप्रोचेस टूवर्ड्स 20। ठीक है, तो स्टेट करना है व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x एज t बिकम्स वेरी लार्ज, तो हम कहेंगे x अप्रोचेस 20, x जो है वो 20 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये बात बेटा समझ आ रही है बताइए। कोई स्टेप बेटा अगर रिपीट करने की नीड तो प्लीज काइंडली बताओ। इज दिस क्लियर? उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि a certain curve is such that its gradient at a point x, y is proportional to xy, फुल स्टॉप, यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है बेटा, यानी कि सवाल की अंग्रेजी को बेटा इंटरप्रेट करो, यानी कि आपको पता है ना कि ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, dy ओवर dx। ठीक है, तो एट अ पॉइंट x, y इज प्रोपोर्शनल टू xy। ठीक है बेटा, मैं कह सकता हूँ कि dy ओवर dx इज प्रोपोर्शनल टू xy। इस बात से बेटा एग्री करते हैं बताइए, सब कुछ भूल जाएं सिर्फ पहले सेंटेंस पे गौर करें। A certain curve is such that its gradient at a point x, y is proportional to xy, यानी कि dy over dx is proportional to xy। यानी कि मैं बड़े बसों के साथ एक बात कह सकता हूँ कि भाई dy over dx is equals to k multiplied by xy, isn't it? ठीक है बेटा, अब आपको एक कंडीशन दी हुई है कि 1, 2 का पॉइंट जब है ना, तो ग्रेडियंट जो है वो 4 के बराबर है। यानी कि जब बेटा x की वैल्यू 1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब dy ओवर dx जो है बेटा वो 4 के बराबर है। तो ये कंडीशन इस्तेमाल करते हुए मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, रिक्वायरमेंट क्या है कि बाय सेटिंग अप
एंड सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट अप भी करना है, सॉल्व भी करना है। ठीक है ना, तो हमने पहले ही उसको अच्छा खासा देख लिया कि किस तरह वो सेटअप होगी, तो उसको सॉल्व भी करना है और फिर शो करना है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि 4 इज इक्वल टू k इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, एक्स की जगह बेटा 1 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे। तो मैं कह दूंगा कि 4 इज इक्वल टू 2k, लिहाजा k की वैल्यू बेटा 4/2, यानी कि k विल बी इक्वल टू 2। सो अब बेटा हमारे पास यहाँ पे ये शो हो गया कि dy/dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगा। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट अप तो कर दिया है, सेट तो कर दिया है, इसे सॉल्व करना बाकी है। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो डी वाई के नीचे y लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि डी वाई डिवाइडेड बाई वाई, दिस इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाई डी एक्स। मतलब कि मैंने क्या किया, 2x को उसी तरह लिखे रहने दिया और dx ऊपर भेज दिया। ठीक है, एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर 2 को y के साथ भेज सकते थे? जी बेटा बिल्कुल भेज सकते थे, 2 को y के साथ नीचे भेज सकते थे, यानी कि 1/2y, उसको इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर कहते हैं कि हाफ इज टेकन एज अ कॉमन टर्म और फिर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं 1/y को विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बेटा, ये जो कांस्टेंट टर्म्स होती है ना, इनको किसी भी तरफ रख सकते हो बेटा आप, कोई मसला नहीं। कांस्टेंट टर्म्स में वो कहीं भी एडजस्ट हो जाती हैं आपके वेरिएबल्स के साथ। मतलब आपकी जिंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आपके साथ भी बैठते हैं और आपके जो लोग मुखलिस नहीं होते उनके साथ भी बैठते हैं, जाके कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? बहुत से लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं ना कि क्या नाम है, आपके साथ भी उठते बैठते हैं, आपके दुश्मनों के साथ भी उठते बैठते हैं। समझ रहे हो बात? तो आई होप इस बात से जो है वो बात समझ आ रही है। कॉन्स्टेंट टर्म बेटा कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी जाके। हम कहेंगे कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो किसी की नहीं होती भाई, वो आपके साथ भी एडजस्ट हो जाएगी, वो आपके दुश्मनों के साथ भी एडजस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये बात है। सो 2 को बेटा जिस तरह मैंने एक्स के साथ रखा है ना, तो वो वाई के साथ भी आ सकता था, कोई हरज नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1/y को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे हम 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। आसान उर्दू में हमने इसको सिरा पढ़ लिया। इस बात में बेटा कोई शक, कोई वसवसा, कोई पंगा, कोई परेशानी, प्लीज बताएं, हरी अप रिस्पॉन्स। कंफ्यूजन बेटा नहीं रहनी चाहिए, ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है बेटा, तो 1/y को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो बेटा ये ln y हो जाएगा। और 2x को बेटा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x² / 2 हो जाएगा, एंड देन प्लस c। यानी कि हम कहेंगे कि ln y इज इक्वल टू x² + c। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है ना बेटा कि किस पॉइंट पे बात हो रही है, एट 1,2। मतलब कि जब x की वैल्यू 1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 के बराबर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ln 2 इज इक्वल टू 1² + c, लिहाजा c जो है बेटा मेरे पास आ जाएगा ln 2 एंड देन -1। c की मेरे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इस तरीके से, ln 2 एंड देन -1। ठीक है ना बेटा, तो अब मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा, यानी कि मैं बोलूंगा ln y इज इक्वल टू x² प्लस ln 2 - 1। ठीक है बेटा, और अब मैंने क्या करना है, मैंने जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म शो करनी है ना इक्वेशन ऑफ द कर्व की। तो पहले एक काम करें बेटा, ln वाली टर्म्स एक तरफ कर दें, यानी कि जिनमें लॉग एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो एक तरफ कर दीजिए। यानी कि ln y माइनस ln 2 इज इक्वल टू x² - 1। यानी कि बेटा अगर इसको एक्सप्रेस कर दूं एज सिंगल लोगैरिथम, यानी कि मैं कोशेंट लॉ अप्लाई कर दूं, तो ln के अंदर आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बेटा, y/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू x² - 1। मतलब कि बेटा जब y/2 को हम सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ऑफ x² - 1। यानी कि जब y को हमने सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाया, सो दिस इज इक्वल टू 2 इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू द पावर ऑफ x² - 1। ये बात समझ आ रही बेटा? ये हमने शो कर दिया। पार्ट 1 हो गया बेटा फॉर 7 मार्क्स। क्लियर है? अच्छा भाई, कोई पूछ रहा है कि सर अगर हम 2 को जो है y के साथ रखते तो फिर उस तरह सॉल्व करके दिखा देंगे? जी बेटा बिल्कुल दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं बेटा। अगर मैं 2 को जो है वो x के साथ जिस तरह मैंने रखा है ना इनिशियली, यानी कि जिस तरह मैंने आपको सॉल्व कर दिखाया है, 2 को मैंने x के साथ रखा है ना, 2 को अगर मैं y के साथ रखता तो ये कुछ इस तरह हो जाता ना कि 1/2y
इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इस तरफ हम क्या कर रहे होते हैं कि एक्स को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन में भी ना हमने ये बात डिटेल में जो है वो कंसिडर की थी, और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बात समझाई थी कि अब जब 1/2y है ना, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मैं इसको इस तरह बोलूंगा कि हाफ एज अ कॉमन टर्म आउटसाइड, और इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/y को विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि हाफ जो है वो समझो एज अ कॉमन टर्म, एज अ कांस्टेंट टर्म पहले कंसिडर हो रही है, और इंटीग्रेशन हो रही है 1/y की विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बेटा, हमने इंटीग्रेशन में भी इस बात को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, इस बात से एग्री करते हैं? इस बात में कोई वसवसा, कोई पंगा, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? करिए बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आप बेटा रिस्पॉन्ड कर दो। आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ बेटा, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ ना पार्ट 2 की तरफ, तो उसको सॉल्व भी कर लें, अगर 2 को हम इस तरफ रखते हैं तो। ठीक है बेटा, सो हाफ एज अ कॉमन टर्म है, और बेटा 1/y को जब इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये ln y हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड देन प्लस सी। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करो, वही चीज कि x इज इक्वल्स टू 1 है तो कॉरस्पॉन्डिंग y की जगह 2 रख देंगे, तो ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय ln 2 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ओवर 2 एंड देन प्लस सी। यानी कि c बेटा क्या हो जाएगा, c विल बी इक्वल्स टू हाफ ln 2 माइनस हाफ, इस केस में c ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो लाजमी नहीं है कि c बिल्कुल वही चीज आएगी जो कि पहले आई है। असल चीज क्या है कि वो जो फाइनल सॉल्यूशन है ना, जब y को आप सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओगे, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। ठीक है बेटा, तो c इज इक्वल टू हाफ ln 2 माइनस हाफ आ रहा है, और ये क्यों फर्क आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे इस केस के अंदर जो है वो अपने उस दोस्त को जो है वो रखा y के साथ, यानी कि कांस्टेंट हमको बोला भाई पहले तुम x के साथ थे, अब तुम जरा y के साथ आ जाओ। ठीक है, तो ये बात है। सो अब हम बेटा क्या बोलेंगे कि हाफ ln y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस हाफ ln 2 माइनस हाफ। ठीक है बेटा, अब जो बेसिकली हमारे पास जो है ln वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, ये वर्किंग मैं कंटिन्यू कहाँ पे करूँ, मैं जो है वो टॉप पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है ना, विथ ग्रीन पेन। तो ln वाली टर्म्स बेटा एक तरफ कर देते हैं, यानी कि मैं बोल देता हूँ कि हाफ ln y माइनस हाफ ln 2, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस हाफ। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ कि हाफ इज टेकन एज कॉमन, multiplied by ln y minus ln 2, and this is equals to half is taken as common, multiplied by x square minus 1. So as we can see बेटा कि हमारी आंखें बता रही हैं कि हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो गए, खत्म, इंतकाल। ठीक है, और ln y माइनस ln 2 को बेटा एक्सप्रेस कर दें एज अ सिंगल लोगैरिथम, तो ln y ओवर 2 हो जाएगा आर्गुमेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कि बेटा जब y ओवर 2 को जब आप सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दोगे, लॉग की फॉर्म से बेटा इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सो लॉग की बेस जो बेटा e है वो इंडेक्स फॉर्म की बेस बन जाएगी, सो y ओवर 2 विल बी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिहाजा y विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर है? कितनी वर्किंग कॉपी कर लें, हो जाए तो बताएं बेटा। कोई ऐसा इंसान जिसको कोई पंगा, कोई परेशानी, कोई वसवसा, तो प्लीज काइंडली बताएं बेटा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सवालों पे हाथ सेट करना है बेटा, सबने अपना अपना। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करो बेटा उतनी कम है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद बेटा पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है स्टेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट -1, 2 एंड स्केच द कर्व। ठीक है बेटा, तो इसकी स्केच भी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट से रिलेटेड बात की जा रही है ये भी बता देते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं इस सवाल की पिक्चर अगले पेज पे लेके आ जाता हूँ, और जहाँ पे पार्ट 1 की वर्किंग इस्तेमाल करनी होगी वो भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये बस डिस्कस करते हैं पार्ट 2 और फिर एंड करते हैं क्लास। ठीक है बेटा, तो स्टेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट -1, 2। ठीक है बेटा, अब आपने ये देख लिया कि यार देखो dy ओवर dx तो आपके पास था ही ना, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 2xy था ना आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, x की जगह -1 रख दोगे, y की जगह जो है बेटा 2 रख दोगे, सिंपल सी बात। यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बेटा ग्रेडियंट हो जाएगा -4।
ठीक है बेटा, सो ये डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू -4, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, स्टेट करना था ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट -1, 2। अब बेटा स्केच बना लेते हैं। अब बेटा ये क्या है कि 2e की पावर जो है ना, e की पावर के अंदर जो फंक्शन है ना इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है कि वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो स्केच करने की सीखी है, जहाँ पे e की पावर एफ एक्स अगर मैं बोलूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार एफ एक्स जो है वो लीनियर है, इस तरह के स्केचेस आपने सीखे हैं ना। अब यहाँ पे जरा मुख्तलिफ चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे e की पावर एफ एक्स बोलूँ, तो एफ एक्स बेटा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अब इसको स्केच करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। वो इस सेंस में कि बेटा आपके पास जिंदगी में कोई सी भी इक्वेशन आती है, आप क्या बनाते हो, डब्बा। आप बनाते हो बॉक्स, आप जो है वो एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज जो है वो ले लेते हो। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बना लेते हैं पहले। मतलब ये बेटा कि लेट्स से सबसे पहले मैंने एक्स की जगह 0 रख दिया। ठीक है, एक्स की जगह 0 रख देते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू है बेटा क्या होगी, वाई इज इक्वल टू 2e की पावर 0² - 1। ठीक है, यानी कि मैं बोलूंगा कि y इज इक्वल टू 2e की पावर -1 है बेटा। इस बात से एग्री करते हैं? यानी कि मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई ई। y की वैल्यू जो बेटा एग्जैक्ट फॉर्म में आ रही है उन्हें लिख दी 2 डिवाइड बाई ई। उसके बाद एक काम करें कि x इज इक्वल टू 1 रख के देखें। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो बेटा क्या आएगा कि y की वैल्यू जो है वो 2e की पावर 1² - 1, यानी कि बेटा 2e की पावर हो जाएगी 0, और e की पावर 0 इज इटसेल्फ इक्वल टू 1, लिहाजा y की वैल्यू जो है बेटा वो 2 के बराबर हो जाएगी। इस बात से एग्री करते हैं? और फिर एक काम करें, x की जगह रखें -1, यानी कि आप जो है वो x की जगह -1 रखोगे तो क्या होगा बेटा, 2e की पावर -1 का स्क्वायर एंड देन -1। तो ऑटोमेटिकली बेटा वही चीज हो जाएगी, यानी कि 2e की पावर 0, मतलब कि e की पावर 0 विल इटसेल्फ बी इक्वल टू 1, लिहाजा y की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। सो पता ये चला बेटा कि जब x की जगह -1 रखेंगे तो y की वैल्यू तब भी 2 के बराबर आ रही है। तो बेटा एक तरीके से ये सिमेट्रिक कर्व बन जाएगा ना इन द y एक्सिस, यानी कि इन द लाइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर लेट से अब मैं x की जगह बेटा 2 रखूं, तो जो y की वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू आएगी जब x की जगह -2 रखोगे। बिकॉज बेटा 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का होल स्क्वायर भी तो 4 होता है। ये बात समझ आ रही है? जल्दी बेटा रिस्पॉन्स। इस आसान उर्दू और आसान इंग्लिश में बेटा कोई मसला? तो ये 3 वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं, काफी हैं, और मजीद कोई वैल्यूज वैसे इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं। सीधा हम क्या करेंगे बेटा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्केच बना देंगे। पहले मैंने एक्स एक्स बनाया, फिर मैंने बनाया था वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, और सिलसिला कुछ ऐसा है कि जब x की वैल्यू 0 है ना, तो बेटा y की वैल्यू जो है वो 2/e है। अब एक काम करो, जरा कैलकुलेटर में लिखो 2/e, 2 डिवाइडेड बाई e की पावर 1। क्या होता है बेटा, ये होता है 0.736। ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा कि यार एक पॉइंट तो मेरे पास है 0,2/e। और दूसरी बात ये कि बेटा जब x की जगह 1 है, x की जगह जब आपने 1 रखा है, तो बेटा y की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आएगी। ठीक है, और जब x की जगह बेटा -1 है तो भी y की वैल्यू 2 के बराबर आएगी। तो इस तरह बेटा हम कर्व बना देंगे, यानी कि एक सिमेट्रिक कर्व बन जाएगा। जिस तरह एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कर्व बनता है ना, उसी तरह की जो है वो समझो एक चीज बन जाएगी आपके पास। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और भी बेहतर कर सकता हूँ। पहले अगर मैं पॉइंट्स को हटा दूँ, और फिर मैं पहले स्केच कर दूँ, और फिर मैं पॉइंट्स मार्क कर दूँ। ठीक है, तो और एक्यूरेट बन जाएगा। ये जरा खूबसूरत लग रहा है। क्लियर है बेटा? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स रख दिया, यहाँ पे ओरिजिन, और ये वर्टिकल पे वाई रख दिया। मैं जरा वाई एक्सिस को एक्सटेंड भी कर दूँ थोड़ा ऊपर तक। ठीक है बेटा, साफ सुथरा ग्राफ आप एक टाइम में बना देंगे, स्मूथ कर देगा। ठीक है, और यहाँ आप लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 2 × e⁻² x² - 1। ये बात समझ आ रही है बेटा सबको? ईच एंड एवरी वन, बताइए जरा जल्दी से, हरिए। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कर्व को और भी यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिल्कुल, ताकि ऐसा बिल्कुल सिमेट्रिकल लगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? कोई स्टेप रिपीट करवाना है किसी ने? बताइए प्लीज। बहुत से बहुत आप यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं इस तरीके से कि एक्स की जगह जब -1 है तो वाई 2 के बराबर है, और जब वाई 2 है तो एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, इस तरह करके। कोई स्टेप बेटा किसी ने रिपीट करवाना है तो प्लीज काइंडली बता दें। एनी कंफ्यूजन विद दिस? ठीक है बेटा, तो ये कहानी है, ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 तक। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।